नमस्कार दोस्तों, मैं उत्सव कुमार आप सभी का आपकी अपनी यूट्यूब चैनल उत्सव मैथ्स में स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में मैं फिर से आप सभी स्टूडेंट के लिए आरआरबी एनटीपीसी जिसका एग्जामिनेशन 14 मार्च 2021 को सेकेंड शिफ्ट में हुआ था, उसमें जितने भी प्रश्न पूछे गए, चाहे वो मैथ के हो, जीके के हो या रीजनिंग के हो, उन सारे प्रश्नों का हम लोग सॉल्यूशन इस वीडियो में देखने वाले हैं। ये आरआरबी एनटीपीसी का जो एग्जामिनेशन हुआ था उसके सबसे हार्ड शिफ्टों में से एक ये शिफ्ट रहा है। सबसे हार्ड शिफ्टों में से एक ये शिफ्ट रहा है। अभी तक आपने जितने भी टाइप के प्रश्न देखे उससे थोड़ा डिफरेंट टाइप के प्रश्न आपको यहाँ देखने को मिलेंगे, इसलिए एक बार आप इसे अच्छे से देखकर चले जाइएगा। ठीक है, आज हमारा जैसा कि आप सभी को पता है कि 2021 में एनटीपीसी का 133 शिफ्टों में एग्जामिनेशन हुआ था। उस 133 शिफ्टों में आज हम लोग 72वां शिफ्ट का सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए, वहाँ पे पीडीएफ आपको अपलोड कर दिया जाता है। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर, वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किस वर्ष में किया गया था? ठीक है, तो इसका सही उत्तर होगा 1989। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कर रखा है 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक गोला है, उसको पिघलाकर 2.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एन गोला बनाया जाता है, तो एन का मान पूछ रहा है। अब देखिए, पिघलाया जा रहा है एक बड़ा गोला मतलब जिसको पिघलाया जा रहा है उसका आयतन होगा 4/3 पाई आर क्यूब। आर की जगह पर है यहाँ 10 का क्यूब करना मतलब 10 गुना 10 गुना 10। अब इसको एन छोटा टाइप का गोला बनाया जा रहा है जिसमें एक गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब। यहाँ पर छोटा गोला जो है जिसका रेडियस 2.5 है, तो उसका गुना करेंगे 2.5 इंटू 2.5 इंटू 2.5। ये 2.5 10 को 4 बार में, ये सेम 2.5 इस 10 को 4 गुना 4 बार में। अब यहाँ से देखिएगा सर, 4/3 पाई कट गया, यहाँ पे बचा n, यहाँ पे बचा 4 चौक 16, 16 चौक 64, तो n का वैल्यू हो जाएगा 64, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित समीकरण में x का मान निकालना है। तो देखिए, इसको सॉल्व करने के लिए ये जो प्लस 8.5 है इसको सबसे पहले इक्वल के उधर भेजेंगे, माइनस 8.5। अब ये वाला टर्म जो गुना में है उसको इक्वल के उधर भेजेंगे, तो यहाँ पर पहले इसका मतलब समझिएगा 4.25 बटे 0.2 का होल स्क्वायर मतलब 0.04। डेसिमल हटाते तो ऊपर 100 आता है, तो ये 4 इसको काटेगा 25 बार में, ये इसके साथ गुना है, तो जो घट के आएगा उसको 25 इंटू 4.25 से डिवाइड कीजिएगा। जो वैल्यू निकल के आएगा वो इसका निकल के आएगा। तो फिर यहाँ पर है 5 दूनी 10 और 1 11/2, लेकिन उसके साथ माइनस साइन, तो उधर जाके प्लस 11/2 होगा। अब यहाँ पर ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, तो फिर ये वाला टर्म जब इक्वल के उधर जाएगा तो 7 दूनी 14 और 1 15/2 होगा, लेकिन ये जो वैल्यू होगा वो 2.8/x का वैल्यू होगा। तो ये वाला वैल्यू सॉल्व कीजिएगा। ठीक है, वो 2.8/x का वैल्यू है, तो वहाँ से कैलकुलेशन करके आप x का वैल्यू क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। इस टाइप से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, तो ऑप्शन नंबर 4 निकल कर आएगा। ये कैलकुलेशन वाला पार्ट है, तो आप इसे खुद कीजिए। देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप इसे मार्क कर लीजिए। एनटीपीसी के 100% किसी ना किसी शिफ्टों में ये जरूर पूछेगा, क्योंकि पता आरपीएफ एसआई के मैक्सिमम शिफ्टों में ये क्वेश्चन आया था। अभी आरपीएफ कांस्टेबल का जो एग्जामिनेशन हुआ था वहाँ पर भी मैक्सिमम शिफ्टों में ये क्वेश्चन पूछा गया था। इसे समझते हैं। एक रेलगाड़ी है जो आर है, जो चेन्नई से विजयवाड़ा, कहाँ से कहाँ के लिए, चेन्नई से विजयवाड़ा के लिए 5 बजे निकलती है और 12 बजे विजयवाड़ा पहुंचती है। तो 5 बजे निकला, विजयवाड़ा पहुंचा 12 बजे, तो समय कितना लगा सर, 7 घंटा। अब एक दूसरा ट्रेन है सर एस, जो विजयवाड़ा से सुबह 7 बजे निकलता है, 5:30 बजे पहुंचता है। तो कितना समय लगा सर, यहाँ पर लगा 7 5 12 और 5 प्लस 5:30 मतलब 10.5 घंटा। 10.5 घंटा को फ्रैक्शन वैल्यू में लिखेंगे तो 21/2 घंटा। मतलब आर ट्रेन को विजयवाड़ा पहुंचने में 7 घंटा का लग रहा है, और एक दूसरा ट्रेन है एस जिसको चेन्नई पहुंचने में 21/2 घंटा लग रहा है। यहाँ पर समझने का प्रयास कीजिएगा, तो यहाँ पर जो टाइम लग रहा है 7 और 21/2, तो इस दोनों का जो एलसीएम लेंगे ना, तो इस दोनों का एलसीएम होगा 21, और यही 21 ही हम इसका क्या मान लेता है कि चेन्नई से विजयवाड़ा की जो टोटल दूरी है ना वो आपका 21 किलोमीटर है। हाँ या ना? अब समझिए, स्पीड ऑफ ट्रेन आर।
अब बताइए 21 किलोमीटर की दूरी 7 घंटा में गया तो उसका स्पीड क्या होगा सर, उसका स्पीड होगा 3 किलोमीटर पर आवर। दूसरा ट्रेन है सर, स्पीड ऑफ ट्रेन एस, वो 21 किलोमीटर का दूरी 21/2 घंटा में जाता है तो 2 ऊपर चला जाएगा, तब इसका स्पीड रहा सर 2 किलोमीटर पर आवर। एक बात और यहाँ से अच्छे से समझिएगा। अब देखिए सर, पहला वाला ट्रेन है ना सुबह 5 बजे निकलता है, दूसरा वाला जो ट्रेन है ना वो सुबह 7 बजे निकलता है। जब भी वो मीटिंग करेगा वो 7 बजे के बाद ही करेगा, 5 से 7 के बीच में करेगा नहीं। तो जो सुबह 5 बजे जो 8 ट्रेन चला था उसको पहले 2 घंटा चला देते। तो स्पीड मतलब ट्रेन आर का जो स्पीड कितना है सर, 3 किलोमीटर पर आवर। 1 घंटा में 3 किलोमीटर तो 2 घंटा में कितना गया सर, 6 किलोमीटर। अब यहाँ से आर ट्रेन चलेगा और यहाँ से एस ट्रेन चलेगा, तो जहाँ पर मीट करेगा वहाँ पे टाइम क्या रहेगा, कांस्टेंट। ठीक है, अब एक बात समझिए, जहाँ पर भी मीट करेगा तो वो डिस्टेंस कितना बचा, तो यहाँ से यहाँ जाना और यहाँ से यहाँ जाना, तो टोटल डिस्टेंस कितना बचा। तो देखिए 6 किलोमीटर चला गया तो बचा 21 - 6 मतलब चलेगा कितना किलोमीटर, दोनों मिलके 15 किलोमीटर। कितना चलेगा, 15 किलोमीटर। और दोनों ट्रेन अपोजिट डायरेक्शन से आ रहा है तो दोनों ट्रेन का स्पीड को जोड़ेंगे तो 3 + 2 कितना होगा, 5 किलोमीटर पर आवर। तो समय कितना लगेगा, तो 15/5 मतलब ये इसको काटेगा तो समय हुआ 3 घंटा। समय कितना लगा, 3 घंटा। तो कह रहा है दोनों रेलगाड़ी किस समय के बाद एक दूसरे से मिलेगी, तो जब यहाँ पर 7 बज रहा था तो 7 से 3 घंटा बाद, तो 7 से 3 घंटा बाद मतलब सुबह 10 बजे दोनों ट्रेन आपस में मिलेगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाइका नृत्य इनमें से किस भारतीय राज्य से संबंधित है, तो पाइका आपका उड़ीसा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। देखिए उस समय का करंट है, हम इसे क्विट कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रखा है यदि संख्या ये 9 से पूर्णता विभाज्य, तो आप सभी मुझे बताइए कि कौन सी संख्या 9 से पूर्णता विभाज्य होता है जिसका डिजिट का सम 9 से विभाज्य। तो यहाँ पर देखिए 6 2 8, 8 4 12, 12 5 17, 17 7 24, 24 + x 9 से कब डिवाइड होगा सर, जब x का मान कितना हो, 3। तो x का मान 3 मतलब 24 + 3 हो गया 27। तो 27 9 से क्या है विभाज्य, कब, जब x का वैल्यू 3 पॉसिबल हो। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए पाकिस्तान नाम जो है ना किस वर्ष गढ़ा गया था, तो 1933 में। आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि पाकिस्तान शब्द जो दिया गया था वो सबसे पहले किस व्यक्ति ने दिया गया था, उस व्यक्ति का नाम आपको बताना है, कमेंट सेक्शन में बताना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रखा है कि आर एफ की माँ है, आर जो है ना एफ की माँ है, एल जी के का पिता है, एल एफ का भाई है, एल जो है ना एल एफ का भाई है, ये भाई है। ठीक है, एल एफ का भाई है और जी का पुत्र है, एल जो है ना जी का पुत्र है। अच्छा एक बात बताइए, ये दोनों भाई है, ये माँ है, तो ये पिता होगा, आपस में पति पत्नी का रिलेशन। ठीक है, तो आर का जी से संबंध, आर का जी से संबंध, तो कैसा संबंध है, पत्नी का। ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रखा है, इसमें से कौन सा शब्द दूसरा स्थान पर आएगा, तो देखिए दूसरा स्थान पे कौन आएगा, EX 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 EX। तो पहला स्थान पे तो ये आएगा एक्सक्यूज, दूसरा स्थान पे EXE, यहाँ पे EXE के बाद R है, यहाँ M है, तो पहले M आता है, तो एग्जाम तो दूसरा स्थान पे आएगा, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा, तो दूसरा स्थान पर एग्जाम। ऑप्शन नंबर 3। अच्छा देखिए ये स्टार का अर्थ जोड़ना, तो यहाँ पर स्टार जहाँ पर है उसको क्या कर देंगे, जोड़ेंगे 10। इसका मतलब हो गया घटाना 10। फिर यहाँ पर देखिए माइनस है, तो माइनस का अर्थ डिवाइडेड बाय 2 और प्लस का अर्थ गुना 4। ये 2 इस 10 को काटेगा 5 बार में, 5 गुना 4 20, 22 में से 20 गया 2, 10 + 2 12। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। विदाउट पेन बनने वाला क्वेश्चन था। अब देखिए BDT के लिए लिखा गर्ल्स प्ले टॉय, TSM के लिए लिखा है गर्ल्स आर एंग्री। अब दोनों में देखिए एक वर्ड कॉमन है टी, उसके लिए कौन सा वर्ड कॉमन है, गर्ल्स प्ले टॉय, गर्ल्स आर एंग्री, तो टी के लिए एक वर्ड होगा गर्ल्स। अब यहाँ देखिए TSM है, यहाँ BTC है। अब देखिए यहाँ पे पूछ रहा लाइक का मतलब, यहाँ देखिए BDT है, यहाँ BTC है, तो दोनों में एक लेटर कॉमन है B। इसके लिए गर्ल्स प्ले टॉय, गर्ल्स लाइक टॉय, तो दोनों के लिए एक वर्ड कॉमन हो गया टॉय।
मतलब यहाँ पर लाइक के लिए जो भी होगा वो ना तो टी होगा ना ही बी होगा। अब बचा सी और डी में, सी और डी में। अब देखिए लाइक है यहाँ, तो लाइक यहाँ पर है नहीं, जब लाइक यहाँ पर नहीं है तो डी भी नहीं होगा, क्योंकि लाइक के लिए, क्योंकि यहाँ पर लाइक के लिए यहाँ पर डी होगा नहीं। तो लाइक देखिए कहाँ पर है, यहाँ है। तो गर्ल्स और टॉय, गर्ल्स और टॉय के लिए हो गया टी और बी, तो बच्चा लाइक के लिए यहाँ पर सर सी, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखिए, भारत के संविधान का मसौदा तैयार करने के लिए संविधान सभा ने देश को मसौदा समिति का गठन किया गया था, तो 29 अगस्त 1947 को, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन का उत्तर देना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रखा है, ये एक अच्छा क्वेश्चन है। एन व्यक्ति एक वृत्त के परिधि के निश्चित बिंदुओं पे खड़े, मान लेते ये निश्चित बिंदु है, ठीक है। व्यक्तियों का प्रत्येक संभावित युग्म जो एक दूसरे के बगल में नहीं खड़ा है, मतलब संभावित युग्म वही होगा जो एक दूसरे के बगल में नहीं खड़ा है, मतलब ये इसके साथ मिलेगा या ये इसके साथ मिलेगा या ये इसके साथ मिलेगा, अगल बगल वाले के साथ नहीं मिलेगा, किसी के भी साथ मिलेगा, जरूरी नहीं है तीनों के साथ। एक के बाद एक करके 2 मिनट का एक गीत गाते हैं, एक के बाद ये इसके साथ मिलेगा, ठीक है, इसी तरीके का पैटर्न बनेगा। तो ये जो भी पैटर्न बन रहा है वो एक तरीके का विकर्ण का पैटर्न बन रहा है। अब विकर्ण का फॉर्मूला होता है n इंटू एन माइनस 3/2। अब इसके लिए समझिए 2 मिनट का एक गीत गाया जाता है, 40 मिनट तक चलता है, ठीक है। 2 मिनट का गीत गाया जाता है एक के बाद एक, तो 40 मिनट में समाप्त हो गया, तो 40/2 मतलब समय लगा, मतलब कितना व्यक्ति गाया, 20। तो n इंटू एन माइनस 3/2 बराबर 20। तो यहाँ से n इंटू एन माइनस 3, ये 2 इक्वल के इधर आएगा, तो 20 गुना 2 40। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना है, तो यहाँ पर देखिए n का वैल्यू अगर हम 6 पुट करेंगे तो 6 गुना 6 माइनस 3 18, ये ऑप्शन खत्म। 8 पुट करेंगे तो 8 इंटू 8 माइनस 3 5, तो यहाँ पर देखिए 8 ही पुट करेंगे, 8 इंटू 8 माइनस 3, तो 8 गुना 5 40 हो गया, इधर 40 ही है, तो ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी ने किस पुस्तक में लिखा था भारत में ब्रिटिश शासन भारतीय द्वारा किए गए विस्तारित सहयोग का परिणाम था, तो हिंद स्वराज, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे, देखिए ए और बी की आय का अनुपात दे रखा है, ए और बी के इनकम का अनुपात दे रखा है 5:4। अब देखिए उनके एक्सपेंडिचर का अनुपात दे रखा है 3:2। अब देखिए 5 में से 3 गया 2, 4 में से 2 गया 2। देखिए यहाँ पर सेम है तो इसको सेम करने की आवश्यकता नहीं है, अगर सेम ना होता तो सेम करते। देखिए 4 में से 2 गया 2, 5 में से 3 गया 2। अब देखिए करा प्रत्येक की बचत 1600 यूनिट है, यानी 2 यूनिट का ही वैल्यू कितना है 1600, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना होगा 800। पूछ रहा है ए की आय, तो ए की आय कितना है 5 यूनिट, 1 यूनिट का वैल्यू 800, तो 5 यूनिट का वैल्यू होगा 800 गुना 5 मतलब 4000, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। सेम नहीं होता है तो इसको पहले सेम बनाते हैं। देखिए ये उस समय का करंट है जो अब मायने नहीं रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2700 रुपये की राशि है, इसको इस प्रकार 2 भागों में विभाजित किया कि उसके एक भाग पर 15% की दर से 4 वर्ष में प्राप्त साधारण ब्याज, दूसरे भाग पर 10% की दर से 6 वर्ष में प्राप्त साधारण ब्याज आपस में बराबर है, तो 15% की दर पर उधार दी गई राशि। तो मान लेते हैं कि जो 2700 रुपया है ना, उस 2700 रुपया का 2 भाग में दिया गया एक्स और वाई। अब समझिए एक्स पर 15% की दर से 4 साल का ब्याज, ये कर रहा है ना वो सेम है वाई के 10% की दर से 6 साल का ब्याज के बराबर। अब देखिए 15 चौक 60, 10 चौक 60, खत्म, 100 से 100 कट गया, मतलब एक्स और वाई दोनों आपस में क्या हो गए बराबर, मतलब वो दोनों राशि आपस में क्या है बराबर, मतलब दोनों को इक्वली दिया। टोटल अमाउंट था 2700 रुपया, तो 2700 को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया, मतलब प्रत्येक को दिया 1350 और 1350। ऑप्शन की बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर 3। निम्नलिखित में से कौन सा पर्वतीय दर्रा भारत, चीन और म्यांमार की त्रिसंधि का निर्माण करता है, तो दीफू दर्रा, ऑप्शन नंबर 3। आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि जो नाथुला दर्रा होता है, नाथुला दर्रा वो किन 2 देशों को या भारत का कौन सा राज्य के साथ, किस देश के साथ वो अपना साझा करता है सीमा, ठीक है। आप लोग कमेंट सेक्शन में जवाब दीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन एक विषाणु जनित रोग नहीं है, तो देखिए डेंगू बुखार विषाणु, जुखाम भी विषाणु, एड्स भी वायरस के द्वारा, लेकिन हैजा जो है ना
वो बैक्टीरिया के द्वारा होता हुआ रोग है, तो ऑप्शन नंबर 3 ही इसका उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1946 में ब्रिटिश सरकार द्वारा एक कैबिनेट मिशन भारत भेजा गया था, जिसमें कितने सदस्य शामिल थे? तो उसमें से 3 सदस्य शामिल थे, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। गुजरात से अरुणाचल प्रदेश के समय में डैश के समय का अंतराल होता है। तो देखिए, गुजरात से अरुणाचल प्रदेश का समय में लगभग देखिए, एक बात समझ लीजिए, 1 डिग्री में 4 मिनट का अंतर होता है। तो वहाँ पे लगभग 30 डिग्री का अंतर है गुजरात और अरुणाचल प्रदेश में, क्योंकि आपको पता होगा 8 डिग्री 6 रेडियन से 37 डिग्री समथिंग रेडियन तक जाता है, तो जो कि लगभग 30 डिग्री के आसपास है। और 1 डिग्री पर 4 मिनट का अंतर, तो 30 डिग्री पर 30 गुना 4 मतलब 120 मिनट, 120 मिनट मतलब लगभग 2 घंटे का अंतर होता है, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। अब देखिए, एक खंबे का हिस्सा ये है, तो हम यहाँ पर 10 है, यहाँ 20 है, यहाँ 30 है, 40। 10 नीचे में डिनोमिनेटर में जितना भी नंबर है उसका एलसीएम ले लेते हैं, तो 10 20 30 40 का एलसीएम हो जाएगा 120। तो मान लेते हैं कि खंबे की लंबाई कितना है, 120 यूनिट। खंबे की लंबाई कितना है, 120 यूनिट। क्या किए, 10 20 30 40 का एलसीएम लिए। खंबे का रेड कलर कितना है सर? तो देखिए, 120 का 1/10 हिस्सा, 1/10 हिस्सा मतलब 12 यूनिट ये है। 1/20 हिस्सा मतलब 6 यूनिट आपका क्या है, वाइट है। 1/30 हिस्सा मतलब 120 का 1/30 मतलब 4 यूनिट आपका ब्लू है। और काला कितना है, 1/40 मतलब 3 यूनिट। तो 12 6 18 4 22 3 25 यूनिट, मतलब 25 यूनिट क्या हो गया, 120 में से 25 यूनिट यही है। तो बचा हुआ जो है ना वो ग्रीन है, बचा हुआ क्या है, ग्रीन। तो 120 में से 25 घटाएंगे तो कितना होगा, 95 यूनिट। और यही 95 यूनिट का लेंथ दे रखा है 4.75 मीटर। 95 यूनिट का लेंथ दे रखा है, 95 यूनिट का वैल्यू दे रखा है 4.75। ये 95 से ये इसको काटेगा 0.05 बार में, तो यहाँ से 1 यूनिट का वैल्यू पता चल गया 120, 6 4 10 3 13 14 15 10 25, 95 यूनिट। ठीक है, तो यहाँ पे खंबे की ऊंचाई पूछ रहा है। खंबा, तो 1 यूनिट का वैल्यू यहाँ से पता चला 0.05। खंबे की ऊंचाई कितना माने थे, 120 यूनिट। 1 यूनिट का वैल्यू 0.05, तो 120 यूनिट का वैल्यू होगा 120 गुना 0.05। 120 को 0.05 से गुना करेंगे तो 6 मीटर निकल के आएगा, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अच्छा सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन का रखा है, 2 आदमी एक निश्चित स्थान पर जाने के लिए पैदल चलना शुरू करते हैं, मतलब डिस्टेंस कांस्टेंट है। यहाँ पर क्या है सर, डिस्टेंस कांस्टेंट। जब डिस्टेंस कांस्टेंट होता है तो स्पीड और टाइम के बीच में इन्वर्स रिलेशन होता है। अब यहाँ पे उनके बीच स्पीड का रेशियो क्या है, पहले 6 की स्पीड से जाता था, अब 7.5 की स्पीड से जाता है। ये डेसिमल हटाएंगे तो यहाँ पे 10 आएगा। 15 चौक 60, 15 पचे 75, मतलब उनके बीच स्पीड का रेशियो क्या हो गया सर, 4:5। तो टाइम का रेशियो क्या होगा सर, टाइम का रेशियो होगा 5:4। अब क्या रखा, दूसरा आदमी पहले से 1 घंटा 4 मिनट ज़्यादा चल रहा है। यहाँ पे कितना यूनिट ज़्यादा चल रहा है, 1 यूनिट। 1 यूनिट का वैल्यू 1 घंटा 4 मिनट, इसको मिनट में कन्वर्ट करेंगे तो 64 मिनट हो जाएगा। तो 1 यूनिट का वैल्यू 64 मिनट। तो 5 यूनिट का वैल्यू कितना होगा, तो 5 यूनिट का वैल्यू होगा 64 गुना 5, 64 गुना 5। तो 5 चौक 20, 6 पंचे 30 और 2 320 मिनट समय लग रहा है। मतलब जब वो 4 यूनिट से जा रहा है तो समय लग रहा है 320 मिनट। 4 यूनिट तो एक्चुअल डिस्टेंस नहीं था, एक्चुअल कितना था, 6 किलोमीटर। 6 किलोमीटर की दूरी 320 मिनट में, मतलब 6 किलोमीटर की दूरी, सॉरी 6 किलोमीटर पर आवर के डिस्टेंस से, सॉरी 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 320 मिनट तक चला। ये 320 मिनट है, तो आवर में कन्वर्ट करने के लिए 60 से डिवाइड करेंगे तो ये आपका डिस्टेंस पता चलता है। ये 6 इस साइड को 10 बार में काटेगा, 0 से 0 कटा, तो यहाँ से डिस्टेंस पता निकल के आ गया 32 किलोमीटर। 32 मतलब ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिंदु P पर खड़ा एक व्यक्ति एक मीनार के शीर्ष को देख रहा है। ठीक है, बिंदु P पर खड़ा एक व्यक्ति एक मीनार के शीर्ष को देख रहा है। ये मीनार का शीर्ष है जिसे पॉइंट S द्वारा चिन्हित किया गया। यहाँ पर पॉइंट P है, यहाँ से इसको देख रहा है। ठीक है, अब कह रखा है वह व्यक्ति मीनार के पाद बिंदु से
उसकी पाद बिंदु की दिशा में 40√3 मीटर जाता है, मतलब इतना दूरी जाता है, 40√3 मीटर जाता है। और कहाँ पहुँचता है? बिंदु क्यू पर। और क्यू से जब एस का उन्नयन कोण देखता है, क्यू से एस का उन्नयन कोण देखता है तो वो 60 डिग्री पता चलता है, वो 60 डिग्री पता चलता है, जहाँ पर मीनार की ऊंचाई 60 मीटर है। आप समझिए ये 60 डिग्री होता है, समझिए ये 60 डिग्री होता है, तो ये √3 यूनिट होता है और ये 1, और यहाँ पे √3 यूनिट का ही वैल्यू दे रखा है 60 मीटर, तो 1 यूनिट का वैल्यू होगा 20√3 मीटर, मतलब यहाँ से यहाँ की दूरी पता चल गई 20√3 मीटर। यहाँ पे 60 है तो ये टोटल दूरी कितना हो गया? 40√3 प्लस 20√3 मतलब 60√3 मीटर। आप समझिए अगर ये 1 यूनिट हो और ये इसका √3 यूनिट हो तो यहाँ पर जो एंगल बनता है वो 30 डिग्री का बनता है। ये सारा मैंने कंसेप्ट आपको दिया। यहाँ पर देखिए 60 है, यहाँ 60√3 है, मतलब ये इसका √3 गुना है। कब पॉसिबल होगा? जब यहाँ पर एंगल कितना बन रहा होगा? 30 डिग्री का, मतलब ऑप्शन नंबर 2। नहीं तो दूसरा तरीका क्या है? P/B, तो P यहाँ पर 60 है, B यहाँ पर 60√3 है, जिसका वैल्यू tan थीटा होता है, तो 60 से 60 कट गया, तो tan थीटा का वैल्यू हो गया 1/√3। तो tan थीटा का कब मान 1/√3 होता है? जब एंगल 30 डिग्री हो जाए। ऑप्शन नंबर 2 ऐसे भी बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े। किन भूकंपीय तरंगों में अनुप्रस्थ विस्थापन शामिल होता है? तो एस तरंग वेव्स, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, असंगत का चयन करना है सर। भैंस, बकरी, गाय और बिल्ली, देखिए इस तीनों को पालतू बनाया जाता है, ठीक है, और इन सब से मिल्क का प्रोडक्शन कराया जाता है, लेकिन बिल्ली ही यहाँ पर असंगत है। ऐसा नहीं है कि बिल्ली को पालतू नहीं बनाया जाता, लेकिन इस तीनों का दूध का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर 4 असंगत है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रखा है? 2 अभाज्य संख्या है, ठीक है, x और y, जिसका लघुत्तम समावर्तक कितना है? अब देखिए जब 2 अभाज्य संख्या होता है ना तो उसका HCF हमेशा 1 होता है, HCF हमेशा 1 होता है। अब इसका LCM 319 होगा, तो मतलब अगर हम इसको ब्रेक करेंगे ना तो 13 दूनी 26, 5 31, नहीं 13 से नहीं कटेगा, 11 दूनी 22, नो हाँ 11 से कटेगा, 11 दूनी 22, 11 नमा 99, मतलब एक संख्या 11 होगा और दूसरा संख्या 29 होगा। अब कह रखा है एक्स वाई से बड़ा होगा, मतलब इसी को आप एक्स मानिएगा, मतलब यही किसके बराबर है? एक्स के, तो ये किसके बराबर होगा? वाई का। तो 2 गुना एक्स मतलब 2 गुना 29 माइनस 5 गुना 11, 2 गुना 29 आपका होगा सर 58, 11 गुना 5 होगा 55, 58 में से 55 गया तो 3, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो मौलिक अधिकार न्याय संगत होते, जबकि राज्य के नीति निर्देशक तत्व गैर न्याय संगत होते, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक सवाल यहाँ पर आप लोगों से पूछ रहे हैं, आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में जवाब दीजिएगा। मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिया गया है और नीति निर्देशक तत्व जो है ना वो किस देश के संविधान से लिया गया है? आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में मेंशन करना है। साथ में ये भी बताना है कि नीति निर्देशक तत्व जो है ना आर्टिकल कहाँ से कहाँ के बीच में इसका मेंशन है, और मौलिक अधिकार का जो मेंशन है वो आर्टिकल कहाँ से कहाँ के बीच में। आइए आपके कमेंट सेक्शन में आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रमा पर कदम रखने वाला दूसरा व्यक्ति कौन था? तो देखिए चंद्रमा पर कदम रखने वाला जो दूसरा व्यक्ति थे वो एल्ड्रिन थे, जिनका पूरा नाम बज एल्ड्रिन, ऑप्शन नंबर 3। ये तो दूसरा व्यक्ति थे सर। पहला व्यक्ति कौन था? तो पहला व्यक्ति थे नील आर्मस्ट्रॉन्ग, और भारत से राकेश शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए साइन ए प्लस साइन बी बराबर एक्स, कोस ए प्लस कोस बी बराबर वाई। तो क्या करेंगे? दोनों तरफ स्क्वायर करके ऐड करेंगे। तो इधर अगर हम स्क्वायर करते, थोड़ा सा नीचे कर लेते, तो इधर स्क्वायर करेंगे और इधर भी स्क्वायर करेंगे और इधर भी क्या करेंगे? स्क्वायरिंग बोथ द साइड एंड एडिंग बोथ इक्वेशन। तो यहाँ पर a प्लस बी का स्क्वायर होगा, तो यहाँ पर छोटा छोटा लिख रहे साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी प्लस 2 साइन ए साइन बी, 2 साइन ए साइन बी। अब इसको जोड़ना है इसके साथ, तो यहाँ भी a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो यहाँ पर हो जाएगा कोस स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर बी प्लस 2 कॉस ए इंटू कॉस बी इज इक्वल टू इधर होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब अच्छे से एक बात समझिएगा सर, यहाँ पे देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1, तो 1 + 1 कितना हो गया 2।
ठीक है, प्लस अब इस दोनों में क्या कॉमन है सर, 2 कॉमन है, तो अंदर क्या बचा, कोस ए इंटू कोस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी इज इक्वल टू हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब देखिए ये +2 है तो इक्वल के उधर जाके क्या हो जाएगा -2, नेक्स्ट टर्म में होगा। अब ये 2 मल्टीप्लाई में है तो इक्वल के इधर आके क्या होगा डिवाइड, तो कोस ए इंटू कोस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी इज इक्वल टू होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -2, ये 2 मल्टीप्लाई में तो इक्वल के इधर आके डिवाइड। अब आपको पता है कोस ए माइनस बी क्या होता है, कोस ए इंटू कोस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी, मतलब ये बेसिकली कोस ए माइनस बी का फॉर्मूला है। तो ये किसके बराबर हो जाएगा सर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -2/2। ऑप्शन की बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या में 15% की कमी किया गया है तो क्षेत्रफल में होने वाला परिवर्तन, तो फॉर्मूला आपको पता ही है कि x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटे 100। देखिए कमी हुआ तो -15 प्लस 15 गुना 15 तो 225/100, तो -15 30 प्लस 225/100 मतलब 2.25, -30 में से 2.25 जाएगा तो होगा 227.75, माइनस में माइनस साइन बता रहा है, कमी हो रहा है, तो ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, आरबीआई द्वारा आवासीय वित्त प्रतिभूतिकरण बाजार के विकास हेतु गठित समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो हर्षवर्धन थे, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, असंगत का चयन करना, कांच, मेज, अलमारी, कुर्सी। देखिए ये तीनों जो है ना, ये तीनों आपका देखिए मेज, अलमारी, कुर्सी, ये तीनों आपका लकड़ी का आइटम है, ठीक है, जिसका प्रयोग सामान रखने के लिए किया जाता है। कांच असंगत चीज़ है, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरनेट में किसका उपयोग किया जाता है, तो पैकेट स्विचिंग, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। देखिए दी गई जानकारी एक संयुक्त परिवार में 9 सदस्यों के बारे में बता रहा है, 9 सदस्यों के बारे में बता रहा है, ठीक है, MNOPQRST। आगे की कहानी पढ़ते हैं। एन एक चिकित्सक है, एन के बारे में कह रखा है कि वो डॉक्टर है, ठीक है, लिख देते बगल में, और ओ और पी का भाई है, ओ और पी का भाई है, मतलब इस दोनों का ये भाई है। क्यू एस की माँ है, टी एम की पत्नी है, एम एस का दादा, ओ एम की इकलौती बेटी। ओ के बारे में कह रखा है कि वो एम की बेटी है, ओ एम की बेटी है, तो ये तो भाई हो गया, ये भी भाई हो गया। आगे की कहानी कर रहे हैं। टी एम की पत्नी है, टी जो है ना एम की पत्नी है, मतलब एम की पत्नी हो गया, तो ये पति हो गया, और ये दोनों इस तीनों के माँ बाप हो गए, ठीक है। टी और एम NOP के माँ बाप है, क्योंकि ये इसका पिता है तो इसका भी पिता होगा, इसका भी पिता होगा, ये इसकी माता होगी, सभी की माता होगी। आगे क्यू एस की माँ है, क्यू जो है ना एस की माँ है, एस नहीं पता अभी। एम एस का दादा है, मतलब एस के बारे में कह रखा है, एस के बारे में कह रखा है कि एम जो है ना एस का दादा है, मतलब एम जो है ना एस का दादा है, ये पोता पोती कोई होगा। अब कह रखा है क्यू जो है ना एस की माँ है, मतलब क्यू जो है ना एस की माँ है, ठीक है, ये दादा हो गया तो ये माँ होगा, तो ये माँ होगी क्यू। यू जो है ना, यू जो है ना वो पी और आर की बेटी है, पी और आर दोनों की बेटी है, मतलब ये दोनों आपस में पति पत्नी हुए, ये दोनों आपस में पति पत्नी हुई, ये एस की फुआ कहलाएगी। और ये जो है ना, अब देखिए क्यों, अब देखो एम और टी के तीन ही बेटा बेटी थे, जिसमें से पी और आर आपस में पति पत्नी है, ओ का पता नहीं है, लेकिन यहाँ पर एक और रिलेशन बनेगा, क्योंकि एन भाई है तो क्यू और एन आपस में पति पत्नी कहलाएंगे, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे बोल रहा है चिकित्सक की पत्नी कौन है, तो ये चिकित्सक है, तो चिकित्सक की पत्नी कौन कहलाए, क्यू, ऑप्शन नंबर 3। यहाँ तक बात समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए एक कुर्सी को 5% की हानि पर, एक मेज को 15% लाभ पर बेचा, तो जो बोल रहा है उसी को लिख देते। एक कुर्सी है सी, एक मेज है, तो मेज को एम ही लिख देते, मेज को 15% लाभ मतलब 15/100, अब कुर्सी को 5% हानि मतलब सी पर 5% का हानि, ओवरऑल प्रॉफिट हुआ 300 का। काट देते, ये 5 से कटा 3 बार में, ये 5 से कटा 60 बार में, ये नीचे 100 है तो इक्वल के इधर आके गुना हो जाएगा,
तो यहाँ से इक्वेशन बनेगा 3m-c, ये 100 इक्वल के इधर आया 60 की तरफ, तो 60 गुना 100 मतलब 6000। दूसरा क्या रखा, कुर्सी को 5% लाभ पर, मेज को भी 5% लाभ पर, यानी m का 5% प्लस कुर्सी का भी 5%, परसेंटेज हटाएंगे तो दोनों तरफ नीचे 100 आएगा, और इसी का वैल्यू यहाँ पर 180 रुपया। ये 5 इस 180 को 36 बार में काटेगा, ये 100 इक्वल के इधर आके डिवाइड मल्टीप्लाई होगा, तो मेज प्लस चेयर का कीमत हो जाएगा 3600 रुपया। पूछ रहा मेज का दाम, तो मेज का दाम निकालना है तो दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे, तो ये चेयर कटेगा, 3 मेज प्लस 1 मेज, तो इधर 4 मेज हो गया, 6000 प्लस 3600, तो इधर 9600 हो गया। 4 मेज का कीमत 9600, तो मेज का कीमत कितना होगा 9600/4, मतलब 2400 रुपया मेज का कीमत होगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना देशों द्वारा संयुक्त राष्ट्र चार्टर पर हस्ताक्षर के माध्यम से किया गया था, तो 51 देशों के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए और बी, थोड़ा इसको बनाने के लिए जगह स्पेस ले लेते, ए और बी एक साथ मिलकर किसी कार्य को 18 दिन में करते। देखिए, ए और बी किसी कार्य को 18 दिन में करते, बी और सी उसी कार्य को 24 दिन में करते, और ए और सी उसी कार्य को 36 दिन में करते। 18, 24, 36 का एलसीएम होगा 72। ठीक है, तो ए प्लस बी 18 दिन में 72 काम किया, तो ए प्लस बी का एफिशिएंसी 4, बी प्लस सी 24 दिन में 72 काम किया, तो बी प्लस सी की एफिशिएंसी 3, ए प्लस सी 36 दिन में 72 काम किया, तो ए प्लस सी की एफिशिएंसी 2। यहाँ तक बात समझ में आई। अब देखिए, तीनों की एफिशिएंसी का सम कितना हो गया, 4, 3, 7 दोनों। अगर यहाँ पे जोड़ेंगे तो यहाँ पर होगा 2 टाइम्स ऑफ ए प्लस बी प्लस सी, इसी का वैल्यू है 72। ये 72 एफिशिएंसी के साथ, सॉरी 72 काम को 9 एफिशिएंसी के साथ कर रहा है कौन, 2 टाइम्स ऑफ ए प्लस बी प्लस सी। तो ए प्लस बी प्लस सी उस काम को कितने दिन में करेगा, तो उस काम को यहाँ 2 दिन में करेगा, क्योंकि उसके बीच में इन्वर्स का रिलेशन होता है, यहाँ 2 से डिवाइड ना होकर गुना होता है। तो 9 8 72, तो 8 गुना 2 हो गया 16, मतलब ए प्लस बी प्लस सी उस काम को कितना दिन में करेगा, 16 दिन में। कितना दिन में करेगा, 16 दिन में। अब थोड़ा सा हम ये डाटा को पूरा क्या कर रहे हैं, मिटा रहे। तो ए प्लस बी प्लस सी का एफिशिएंसी कितना हो गया, 16। मिटा रहे इसलिए मिटा रहे क्योंकि स्क्रीन छोटा है, इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, कोई गलती नहीं हुआ है इसलिए नहीं मिटा रहे। ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू पता चल गया कितना, 16। दूसरा क्रम यहाँ से ले लेते, तो ए प्लस बी प्लस सी बराबर 16। यहाँ पर पूछ रहा है तीनों का अलग अलग बताना, अलग अलग तीनों का बताना है। अच्छा, तो यहाँ से सबसे पहले हमको ए का निकालना है। तो यहाँ देखिए बी प्लस सी का कितना है, 24, तो 16 और 24 का एलसीएम कितना होता है, 48। तो यहाँ से ए का निकलेगा, ए प्लस बी प्लस सी 16 दिन में 48 काम किया, तो ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी 3, बी प्लस सी 24 दिन में 48 काम किया, तो बी प्लस सी की एफिशिएंसी 2। अब देखिए ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी 3, बी प्लस सी की एफिशिएंसी 2, तो यहाँ से ए का एफिशिएंसी कितना निकलेगा, 3 में से 2 गया 1। अब काम जितना 48 काम, 48 काम को एक एफिशिएंसी के साथ कौन किया, ए किया, तो ए कितने दिन में करेगा, तो 48/1 मतलब 48 दिन। मतलब ये दोनों ऑप्शन खत्म, ये दोनों में से कोई एक होगा। ठीक है, मतलब ए कर रहा है 48 काम 48 दिन में। फिर से हम कुछ डाटा को मिटा रहे, ये वाला डाटा को मिटा रहे, क्योंकि हमको बी या सी निकालना है, एक ही निकालेंगे अब। ठीक है, तो ए का पता चल गया, ए कितना दिन में किया सर, तो ए कर रहा है 48 दिन में। अब हमको निकालना है, क्या निकाल ले, सी निकाल लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सी निकालने के लिए हमको ए प्लस बी का पुट करना पड़ेगा। ए प्लस बी कितना दिन में कर रहा है, 18 दिन में। तो 16 और 18 का एलसीएम कितना हो जाएगा सर, 18 16 2 8 16 नमा 144, कितना होगा एलसीएम, 144। 16 का टेबल में 144 9 बार में, 18 का टेबल में 144 8 बार में। तो यहाँ से सी का वैल्यू कितना निकलेगा, तो ए प्लस बी प्लस सी का एफिशिएंसी 9, ए प्लस बी का एफिशिएंसी 8, तो यहाँ से सी का एफिशिएंसी पता चला 1। अब देखिए टोटल काम है 144, उस 144 काम को सी से कराना है, तो सी का एफिशिएंसी कितना है 1। तो 144 काम को 1 एफिशिएंसी के साथ कितने दिन में करेगा, तो 144 दिन में करेगा। तो 144 तो इस ऑप्शन में है नहीं, तो यही ऑप्शन होगा, मतलब ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर कहलाएगा। यहाँ पर अलग अलग हमको तीनों डाटा को निकालना पड़ेगा। यहाँ तक बात समझ में आई। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। देखिए, लंबाई 16 मीटर, चौड़ाई 14 मीटर और ऊंचाई 7 मीटर वाले घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 2 × LB + BH + HL। अब देखिए 2 L × B, तो 16 गुना 14, तो 16 गुना 14, 16 चौक 64 का 4, बाकी 6, 16 और 6 22,
प्लस, देखिए इस दोनों में h कॉमन है, h यहाँ पर 7 है तो अंदर बचेगा l प्लस बी, l प्लस बी मतलब 16 4 20 और 10 30, तो यहाँ 7 या 21 210 प्लस 224 और उसके साथ बाहर में गुना है 2, तो 4 2 1 3 2 2 4 434 गुना 2, तो 434 गुना 2 हो जाएगा 868 यूनिट है मीटर स्क्वायर, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखिए कोस एक्स प्लस वाई 1/2 साइन एक्स माइनस वाई 0। अब बताइए कोस एक्स प्लस वाई का वैल्यू 1/2, तो बताइए कोस के किस मान पर उसका वैल्यू 1/2 होता है तो 60 डिग्री, साइन के किस मान पर उसका वैल्यू 0 होता है तो 0 डिग्री, यानी एक्स माइनस वाई बराबर 0। एक्स निकालना है सर तो दोनों इक्वेशन को जोड़ेंगे तो 2x बराबर 60 होगा, तो यहाँ से x का वैल्यू 30 डिग्री निकलेगा। किसी भी एक जगह पुट कर दीजिए, यहाँ से x का वैल्यू 30 रखेंगे तो y प्लस 30 बराबर 60, तो यहाँ से y का भी वैल्यू निकल के आएगा 30, मतलब x भी 30 y भी 30, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटरों में डिलीट की गई फाइलें डेस में चली जाती है, तो कंप्यूटर में जो डिलीट किया हुआ फाइल होता है वो रिसाइकल बिन में चला जाता है, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 5 प्रेक्षणों का माध्य 20 है, तो 5 प्रेक्षणों का योग कितना होगा सर, तो योग होगा 20 गुना 5 मतलब 100। अब क्या रखा उसमें एक और प्रेक्षण जोड़ा जिसमें माध्य में 2 का वृद्धि हुआ, पहले माध्य 20 था, अब 20 में 2 का वृद्धि हो गया तो कितना हो गया 22। अब वो कितना प्रेक्षण हो गया, तो पहले 5 था अब एक और जोड़ दिए तो 5 6 हो गया, तो 22 गुना 6 कितना होता है 132। पहले योग 100 था अब योग 132 हो गया, तो कितना ज़्यादा बढ़ रहा है 32 ज़्यादा बढ़ रहा है। 32 क्यों ज़्यादा बढ़ रहा है, क्योंकि एक छठा नंबर आ रहा है, एक छठा नंबर आ रहा है जिसकी वजह से उसका मान 32 बढ़ रहा है, तो जोड़े गए छठे प्रेक्षण का मान तो 32 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, रवि ने अजय से 50% अधिक और अजय ने मदन से 30% कम, तो मान लेते मदन ने 100 यूनिट लगाया, अजय ने मदन से 3% कम धनराशि कमाई, तो 30% कम मतलब 100 का 30% कम मतलब कमाया कितना 70%, और रवि ने अजय से 50% अधिक कमाया, तो 70 का 50% होता है 35, अधिक कमाया मतलब 70 प्लस 35 मतलब 105, रवि ने 105 यूनिट कमाया, अजय ने 70 यूनिट और मदन ने 100, तो बोला रवि ने मदन से कितना परसेंट अधिक धनराशि कमाई है, तो ये 100 कमाया ये 105 कमाया, कितना अधिक कमाया 5, कितनी पर 100 पर, तो 100 पर कितना, ये परसेंटेज निकालने के लिए 100 कटा तो 5%, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखिए एक त्रिभुज है, एक त्रिभुज ABC है कि दो कोण एंगल A और एंगल B का योग इसके तीसरे कोण के बराबर है, मतलब ये दोनों एंगल का जो सम होगा वो इसके बराबर है, तो तीसरे कोण का मान पूछ रहा है, तो हम मान लेते हैं एंगल A प्लस एंगल B जो होगा वो एंगल C के बराबर होगा। अब आपको एक बात पता है कि एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C तीनों एंगल का सम 180, एंगल A प्लस एंगल B एंगल C के बराबर है, क्वेश्चन का रखा है, तो यहाँ पर एंगल C प्लस एंगल C तो 2 टाइम्स ऑफ एंगल C बराबर 180, तो यहाँ से एंगल C बराबर निकल के आएगा 180/2 मतलब 90 डिग्री, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अब देखिए 30 के 30 हजारांश, पहले समझते हजारांश ये सब क्या, हजारांश शतांश दशांश, देखिए इसी को थाउजेंथ बोलते, क्या बोलते थाउजेंथ, शतांश मतलब 100th, इंग्लिश में क्या बोलते हैं 100th, और दशांश मतलब 10th प्लेस, कौन सा प्लेस है 10th प्लेस 100 प्लेस और 1000th प्लेस। अब देखिए जिस वर्ड में TH लग जाता है ना वो डेसिमल के बाद वाला नंबर होता है, ठीक है, तो 30 का 3 हजारांश, 3 हजारांश मतलब 3/1000 इंटू का मतलब गुना 3 शतांश, 3 शतांश मतलब उसका 3/100, फिर का लगा 3 दशांश, 3 दशांश मतलब 3 का दशांश मतलब 10th हिस्सा, 10th हिस्सा मतलब 3/10 कि 3 गुने के बराबर है, ये 0 से ये 0 गया, 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 तिया 81, 81 तिया 243, नीचे आ गया 1000 इंटू 100 मतलब 10 टू द पावर 5, मतलब 243 को 10 टू द पावर 5 से डिवाइड करना, मतलब डेसिमल को 5 नंबर राइट टू लेफ्ट शिफ्ट करेंगे, तो राइट टू लेफ्ट 1 2 3 5 नंबर शिफ्ट करना है तो 2 0 और बैठाएंगे तो 0.00243, ऑप्शन नंबर 2। देख रहे हैं ना इस पेपर में मैथ का लेवल, भीमबेटका की गुफाओं की खोज कब हुआ था, तो इसकी गुफाओं की खोज 1957 से 58 के बीच में हुआ था। आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि भीमबेटका की जो गुफाएं है ना वो भारत के किस राज्य में पाया जाता है, ठीक है, किस राज्य के किस शहर में पाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री
मातृ वंदना योजना की जो शुरुआत हुआ था वो 1 जनवरी 2017, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। देखिए, पौधा, बगीचा में पौधा लगाया जाता है तो चिड़ियाघर में प्राणी मिलेंगे, चिड़ियाघर में प्राणी मिलेंगे, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कुछ गुलाब गुलाबी है, कुछ गुलाब जो है ना वो गुलाबी है, वो गुलाबी है। कुछ सूअर गुलाबी है, कुछ सूअर गुलाबी है, ठीक है। कुछ सूअर गुलाब भी है, कुछ सूअर मतलब ये दोनों आपस में टच भी कर रहा है, यहाँ से हटाइए। कुछ सूअर गुलाब भी है और कुछ सूअर गुलाबी भी है, ये सूअर हो गया। कुछ पक्षी गुलाब है, कुछ पक्षी गुलाब है। एक मिनट, गलत लिख दिए, यहाँ वाला चीज यहाँ लिख रहे, देखिए यहाँ है क्वेश्चन, समझे। कुछ गुलाब है, ये है गुलाब, वो लिख देते, गुलाब गुलाबी है, गुलाबी है। सभी गुलाबी सूअर है, सभी का सभी गुलाबी जो है ना सूअर है, ये कठिन है क्वेश्चन ही। कुछ सूअर पक्षी, अब कह रखा है कुछ सूअर ऐसे है ना जो पंछी है। अब समझिए, कुछ पक्षी गुलाबी है, कुछ पंछी गुलाबी है। गुलाबी मतलब ये, अरे सर हो भी सकता नहीं भी हो सकता टच कर रहा होगा, ये दोनों हो सकता है, इसलिए नहीं कहा जा सकता। कुछ सूअर गुलाबी, हाँ सर कुछ सूअर गुलाबी है, ये सही है। कुछ सूअर गुलाब है, कुछ सूअर गुलाब है, देखिए यहाँ पे टच कर रहा है नहीं ये वाला हिस्सा, तो कुछ सूअर गुलाब भी है। कुछ पक्षी गुलाब है, कुछ पक्षी गुलाब है, अरे सर हो भी सकता नहीं भी हो सकता, तो इसके बारे में नहीं कहा जा सकता है। तो खाली निष्कर्ष 2 और 3 सही है। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसी कूट भाषा में ADG को इतना लिखा है, तो A के लिए 1, Z के लिए 26, तो 1 + 26 27, D के लिए होता है 4, W के लिए होता है 23, तो 23 + 4 मतलब 27, 27 सम चाहिए। तो यहाँ B के लिए होता है 2, 2 में क्या जोड़ेंगे 25, तो 25 किसके लिए होता है? Y के लिए, तो Y से शुरू एक ही लेटर है, ऑप्शन नंबर 3, मतलब सबका सम 27 करना है, तो ऑप्शन नंबर 3। भारतीय योजना आयोग का गठन कब किया गया था? 1950 में, ऑप्शन नंबर 4। देखिए 1162 रुपया को ABC के रूप में 35:28:20 के अनुपात में विभाजित किया। अब इसका सम कितना है सर? 8 5 13, ठीक है, 3 3 6 2 8, मतलब 83 यूनिट। 83 यूनिट का ही वैल्यू 1162 है, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना होगा? 83 एकम 83, 6 में से 3 गया 3, 11 में से 8 गया 3, 332, 83 चौक 4 12 8 कितने बार में लगेगा? 1 यूनिट का वैल्यू निकल के आया 14, 1 यूनिट का वैल्यू निकल के आया 14, तो 35 यूनिट का वैल्यू कितना होगा? तो 35 गुना 14, तो 14 × 70 का 0, बाकी 7, 14 × 42 और 7 490, तो ए का वैल्यू 490 रुपया। एक ही ऑप्शन है, बाकी सब निकालने की आवश्यकता नहीं है। बाकी बी का भी निकालना रहता तो 28 गुना 14 करते, सी का निकालना रहता तो 20 गुना 14 करते, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 2 निकल कर आ जाता सारा का। अब देखिए x इतना है, y इतना है, तो x² + y²। देखिए √3 + 1/√3 - 1 है, एक काम रेशनलाइजेशन कर दे रहे हैं, ठीक है। ऐसे √3 + 1/√3 - 1, इसका जो वैल्यू निकल के आता वो √3 नहीं, रूट क्या निकल के आता है? 1 मिनट, 3 4 4 + 2 √3, 4 प्लस मतलब इसका जो वैल्यू निकल के आता है वो 2 + √3 निकल के आता है। कैसे निकल के आता है वो सिखा देते हैं आपको। यहाँ पे रेशनलाइजेशन करते हैं, तो रेशनलाइजेशन करने के लिए √3 + 1 से ऊपर नीचे क्या करते हैं? गुना करते हैं। अब यहाँ पर हो गया a + b का होल स्क्वायर, a + b का होल स्क्वायर का फॉर्मेट बना, और नीचे बना a² - b², तो a² - b² मतलब a - b, a² - b² मतलब √3 का स्क्वायर 3, b मतलब 1 है तो 1 का स्क्वायर 1, ऊपर हो गया √3 + 1 का स्क्वायर मतलब √3 का स्क्वायर 3, 1 का स्क्वायर 1 + 2 √3/3 में से 1 गया 2, तो ऊपर हो गया 4 + 2 √3/2, 2 से डिवाइड करेंगे तो इधर हो जाएगा 2 + √3। इसलिए हम डायरेक्ट बोले थे कि इसका वैल्यू जो सॉल्व कीजिएगा, इसका वैल्यू सॉल्व कीजिएगा तो वो निकल के आएगा 2 + √3। इसमें माइनस का अंतर है, तो इसको सॉल्व कीजिएगा तो इसका वैल्यू निकल के आएगा 2 - √3। तो पूछ रहा है x² + y², मतलब इसका होल स्क्वायर प्लस इसका होल स्क्वायर, तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है 2 × x² + y² होगा। तो यहाँ पे 2 की जगह पर, x के जगह पे 2 है तो 2 का स्क्वायर 4, y के जगह पर √3 है तो √3 का स्क्वायर 3, तो 4 + 3 7 हो गया, 7 × 2 मतलब 14, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन,
देखिए 44वां संविधान संशोधन 1978 को हुआ था, जिसे संपत्ति का जो अधिकार था, संपत्ति का अधिकार को मौलिक अधिकार की श्रेणी से हटा दिया गया और इसे आर्टिकल 300 ए में इसका वर्णन किया गया। ऑप्शन नंबर 4। पहले संपत्ति का अधिकार हमारा मौलिक अधिकार था, जिसे हटा दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है? तो 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरकार ने देश के वनों में स्थित अभ्यारण्यों को 51वीं बाघ आरक्षित क्षेत्र का दर्जा प्रदान किया गया है। तो तमिलनाडु को। ऑप्शन नंबर 4। ये शिफ्ट का पेपर देख रहे होंगे, काफ़ी अच्छा पेपर है। ठीक है, अब देखिए पेन को 8 लिखा है, तो OP P 5 14। अब देखिए इसमें कोई भी रिलेशन कीजिएगा तो 8 नहीं निकल के आएगा, इसका रिलेशन कुछ और है। पेन में कितना लेटर है? 3। अब इस 3 में कितना गुना करेंगे? 2। अब वही 2 जोड़ देंगे, तो 3 दूनी 6 प्लस 2 कितना हो गया? 8। पेंसिल में कितना लेटर है? 6। 6 में 2 गुना करेंगे, फिर वही 2 छोड़ देंगे, जोड़ देंगे, तो 6 दूनी 12, 12 प्लस 2 14। ऑप्शन नंबर 4। बाकी कोई पैटर्न ही नहीं नजर आ रहा है इसमें कि इसका वैल्यू को 8 लाया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक आदमी सेब की एक निश्चित संख्या में से 1/3 हिस्सा पहले ग्राहक को बेचता, फिर उसके बाद उसका 1/2 हिस्सा दूसरे ग्राहक को, फिर उसका 1/3 हिस्सा से 5 अधिक तीसरे ग्राहक को बेचता है और उसके पास 3 सेब बचता है। तो ये 3, ये 2, यहाँ पर 3 है। तो यहाँ पे मान लेते हैं लेट उनके पास जो टोटल एप्पल है ना, 3 3 9 दूनी 18x है। टोटल एप्पल कितना? 18x। उसमें से 1/3 हिस्सा 18x का 18x मान लिए टोटल। अब उस 18x का 1/3 हिस्सा, तो 18x का 1/3 कितना होगा? 6x। तो बचा कितना है? 12x। अब उस 12x में 1/2 हिस्सा दूसरे ग्राहक को दिया, उस 12x का 1/2 हिस्सा, 12x का 1/2 हिस्सा मतलब 6x। तो बचा कितना? तो 12x में से 6x गया तो 6x, बचा कितना? 6x। अब उस 6x का 1/3 हिस्सा से 5 अधिक, तो 6x का 1/3 हिस्सा कितना होगा? 2x। लेकिन 2x नहीं, 2x से 5 अधिक, तो बचा कितना सर? तो टोटल था 6x, उसमें से 2x प्लस 5 को घटाएंगे और यही वैल्यू यहाँ पे कर रखा, अंत में उसके पास 3 सेब बच रहा, मतलब ये इसके बराबर है। तो 6x माइनस 2x माइनस 5 इज इक्वल टू 3। 6 में से 2 गया सर 4x, ये -5 इक्वल के इधर गया तो 5 प्लस 3 8। तो 4x का वैल्यू 8, तो यहाँ से x का वैल्यू कितना निकल के आएगा? 2। x का वैल्यू 2। टोटल एप्पल्स कितना माने थे सर? 18x। x का वैल्यू 2, तो 18x मतलब 18 गुना 2 मतलब 36। टोटल एप्पल 36। ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक निश्चित कूट भाषा में मैन इज मॉर्टल को इतना लिखा, और जेम्स इन मैन। अब देखिए यहाँ भी इज है, यहाँ भी इज है, तो इज के लिए पहले क्या कॉमन है? प्लस GA LP GA, और यहाँ पर है LP KU, मतलब इज के लिए सब में एक वर्ड कॉमन है LP। तो मेन जेम्स होगा तो उसमें LP आएगा नहीं, क्योंकि इज LP है, मेन जेम्स में इज है नहीं, तो ये ऑप्शन खत्म, ये ऑप्शन खत्म, बचा ये दोनों। अब समझते मेन के लिए क्या आएगा। मेन इज मॉर्टल प्लस GA LP, जेम्स इज मेन, तो दोनों में 2 वर्ड कॉमन है, मेन और इज। मेन और इज के लिए आ गया LP, तो बचा मेन, तो GA LP GA KU, तो दोनों में एक और लेटर कॉमन बचा GA, तो मतलब मेन के लिए हो जाएगा GA। अब देखिए GA कौन सा ऑप्शन में? यही ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर 4। वैसे जेम्स का भी निकालना चाहते हैं तो निकाल सकते हैं। अब देखिए जेम्स इज मेन और जेम्स इज मॉर्टल, तो देखिए इज के लिए LP है, तो LP का तो बात ही छोड़ दीजिए, यहाँ भी LP का बात छोड़ दीजिए, बचा जेम्स। तो जेम्स में GA KU, यहाँ पर है KU, मतलब जेम्स के लिए एक वर्ड आएगा कॉमन KU। पूछ रहा मेन और जेम्स के लिए कॉमन वर्ड GA KU, ऑप्शन नंबर 4। प्रोसेस से निकाल सकते हैं। देखिए DKVCTR को ये लिखा गया है, FRSTYD को क्या लिखेंगे? अब देखिए यहाँ पर D है, यहाँ पर H है, DEFGH, मतलब ये इससे चौथा पोजीशन पे है। K से O, KLMNO, मतलब चौथा पोजीशन, मतलब F है, तो F से चौथा पोजीशन पे लास्ट वाला FEFGHIJ, मतलब लास्ट में जो लेटर मिलेगा वो आपको J मिलेगा। तो यहाँ पर J से लास्ट में लेटर एक ही शुरू हो रहा है, ऑप्शन नंबर 1। हाँ या ना? नेक्स्ट, ठीक है, या इसका लास्ट लेटर को 4 आगे बढ़ा दीजिए, तो RSTUV, तो यहाँ पर F है, तो F के 4 लेटर आगे, F
सॉरी यहाँ डी है, तो डी के 4 लेटर आ गए, डी ई एफ जी एच, मतलब एच से शुरू होगा तो सभी ऑप्शन है। तो उससे बढ़िया लास्ट से देखने में काफ़ी समय का बचत हो जाएगा आपके पास। अखिल भारतीय मुस्लिम लीग ने लाहौर प्रस्ताव को किस वर्ष में अंगीकृत किया गया था? तो 1940 में लाहौर अधिवेशन किया गया था मुस्लिम लीग के द्वारा वहीं पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन वृद्धि को रोकता है और पत्तियों की मुरझाने के लिए जिम्मेवार होता है? तो एब्सिसिक एसिड, ऑप्शन नंबर 2। देखिए ए और बी है, ए और बी में सोने और तांबा, सोना गोल्ड कॉपर, गोल्ड और कॉपर का अनुपात है 7:2, दूसरा बार में 7:11। अब कह रहा है दोनों मिश्र धातुओं के समान मात्रा को मिलाया जाता है। यहाँ पर है 7 2 9 यूनिट, यहाँ है 11 7 18 यूनिट, समान मात्रा को मिलाना है। यहाँ पर 9 है, यहाँ पर 18 है, तो इसको 18 बनाने के लिए 2 से गुना करेंगे। तो यहाँ गुना करेंगे तो 7 गुना 2 14, यहाँ पे 2 गुना 2 4, यहाँ पर है 7, यहाँ पर है 11। अब इसको मिलाया जा रहा है, तो 14 + 7 कितना हो गया 21, और 11 4 कितना हो गया 15। ये किसका किसका अनुपात है? गोल्ड और कॉपर का। कॉपर में तांबे की मात्रा 10 kg है, मतलब 15 यूनिट का ही वैल्यू कितना है 10 kg, मतलब 15 यूनिट का ही वैल्यू कितना दे दिया है 10 kg। 21 यूनिट का पूछ रहा है, तो 3 से काटेंगे, 5 से काटेंगे इसको, तो 5 3 15, मतलब 3 यूनिट बराबर कितना हो गया 2 kg। तो 21 यूनिट का वैल्यू पूछ रहा है, तो 3 से 21 जाने में 7 से गुना करेंगे, तो 2 में भी 7 से गुना करेंगे तो 14 kg, मतलब 21 यूनिट का जो वैल्यू होगा वो 14 kg, मतलब सोना आपका 14 kg होगा, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश वर्ष नामक इकाई का उपयोग किसके मापन में किया जाता है? तो बहुत लंबी दूरी को मापने के लिए प्रकाश वर्ष का प्रयोग करते हैं, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड की स्थापना किस वर्ष में किया गया था? तो 1907 में, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, 17 पे पावर 200 को 18 से विभाजित करना है। अब देखिए 17 पे पावर 200 है, तो इसको लिख सकते 18 - 1 पे पावर 200/18। अब एक बात आपको याद दिलाना चाहेंगे, e - 1 पे पावर n डिवाइडेड बाय a, अगर n इवन नंबर होता है तो हमेशा रिमाइंडर 1 आता है। ऐसे आप इसको डिवाइड कर सकते हैं, तो 18 को 18 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे तो कुछ नहीं रिमाइंडर बचेगा, बचा यहाँ -1, -1 को 18 से डिवाइड करेंगे तो वही बचेगा -1 पे पावर 200, मतलब 1 होगा, मतलब रिमाइंडर हमेशा 1। ये इसका बेसिक तरीका, बाकी आपको नियम याद है तो उससे भी आप बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी कूट भाषा में सानू को इतना लिखा गया है तो इसको कितना लिखेगा? अब देखिए एस के लिए 19, एच के लिए 8, ए के लिए 1, एन के लिए 14 और यू के लिए 21। सबको जोड़ दीजिए, 21 4 25, 10 35, 1 36, 36 8 44, 44 9 53, 10 63। लेकिन यहाँ पे तो सम 63 आ रहा है, यहाँ पे 39 69 है, तो ये 39 69 कुछ नहीं, 63 का उस स्क्वायर है, 63 का स्क्वायर है। 3 3 9, 13 ज़्यादा है तो 13 का स्क्वायर 169, 25 में 13 जोड़ देंगे तो 38 38 और 1 39। टेप एल जी का वैल्यू निकालना है, टी के लिए 20, ए के लिए 1, पी के लिए 16, एल के लिए 12 और जी के लिए ई एफ जी के लिए 7। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 20 1 21, 21 6 27 10 37, 37 7 44, 2 46 10 56, तो 56 का स्क्वायर लगाना है। तो 50 से 6 ज़्यादा तो 6 का स्क्वायर 36, 25 + 6 31, 31 36 इसका उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए पूछ रहा है इसका एलसीएम, तो एलसीएम में क्या होता है, जो मैक्सिमम बार आ रहा है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पे 2 का स्क्वायर है, यहाँ 2 क्यूब है, यहाँ 2 है, तो मैक्सिमम बार कौन आया 2 का क्यूब, तो 2 का क्यूब यहाँ भी नहीं है यहाँ भी नहीं है, तो इसी 2 ऑप्शन में। उसके बाद यहाँ 3 का क्यूब है, 3 का स्क्वायर 3 है, तो 3 का क्यूब दोनों में है तो यही होगा। फिर यहाँ पर 5 का क्यूब दोनों में ज़्यादा है, फिर 7 का 4, 7 का स्क्वायर 7, तो 7 का 4 सबसे ज़्यादा बार आया, और 11, मतलब यही ऑप्शन मिलता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि 11 तो इसमें है नहीं, तो ऑप्शन नंबर 1 ही इसका सही उत्तर। देखिए उत्तर प्रदेश में कौन सा नाभिकीय संयंत्र है? तो नरोरा जो है ना वो आपका उत्तर प्रदेश में है, तारापुर आपका महाराष्ट्र में है, तारापुर आपका महाराष्ट्र में है, और रावत भाटा आपका राजस्थान में। थुम्बा की मुझे जानकारी नहीं है, तो इसका उत्तर आप मुझे कमेंट सेक्शन में दीजिएगा कि थुम्बा कहाँ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एजरा कप इनमें से किस खेल से संबंधित है? तो एजरा कप जो है ना वो पोलो में दिया जाता है। एजरा कप किस खेल से संबंधित है? तो पोलो से संबंधित है।
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। शशि को किस पुस्तक के लिए साहित्य अकेडमी पुरस्कार 2019 से सम्मानित किया गया था? एन एरा ऑफ डार्कनेस। एन एरा ऑफ डार्कनेस शशि थरूर का पुस्तक है। संयुक्त राष्ट्र संघ के पूर्व महासचिव कोफी अन्नान किस अफ्रीकी देश से संबंधित थे? तो घाना से, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे कर रखा है 3000 रुपये की राशि है 6:1/4% की दर से 5 फरवरी 2005 से 18 अप्रैल 2005 तक दोनों तिथि को शामिल करना है। दोनों तिथि को शामिल करना है। तो देखिए 5 से फरवरी 28 दिन का होता है, तो अगर 6 से गिनेंगे 28 तक तो 23 दिन, 5 को भी शामिल करना है तो इधर हो गया 24 दिन। मार्च में 31 दिन, 18 अप्रैल तक गिनना है तो 18 दिन। तो 8 4 12 और 1 13, 3 2 5 6 और 1 7, मतलब 73 दिन का ब्याज निकालना है। अब देखिए 3000 रुपये की राशि है 6:1/4 मतलब 6 चौक 24 1 25/4% की दर से 73 दिन के लिए। तो हमको यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट चलाना है तो 365 से डिवाइड करेंगे बटे 100। अब देखिए 00 से 00 कटा, ये 73 इस 365 को 5 बार में काटेगा, ये 5 इस 25 को 5 बार में काटेगा। 30 गुना 5 हो गया सर 150, 150 बटे 4 मतलब 4 × 12 3 30, 7 चौक 28, 2 4 5 20 मतलब 37.5 रुपया ब्याज होगा, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन एक अच्छा क्वेश्चन है, 5 स्टार क्वेश्चन है। थोड़ा इसको हम फिगर अच्छे से बना लेते हैं। फिगर से ही सारा काम हो जाएगा, थोड़ा फिगर अच्छे से नहीं बना है, ठीक है, फिर भी समझिए। कर रखा है 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 4 वृत्तों को इस प्रकार रखा गया है कि उनके केंद्र को जोड़ने पर एक वर्ग बनता है। मतलब अगर इसका केंद्र को जोड़ रहे हैं ना तो क्या बन रहा है? एक वर्ग बन रहा है। ठीक है, आगे की कहानी क्या कर रखा है? इस प्रकार बने वर्ग और उनके केंद्रों को जोड़ने पर एक वर्ग बनता है। अब वृत्त के स्पर्श बिंदु, तो स्पर्श बिंदु तो यही है, वृत्त के स्पर्श बिंदु को मिलाने से एक समचतुर्भुज बनता है। मतलब इसको इससे मिला दे, इसको इससे मिला दे, और इसको इससे मिला दे, और इसको इससे मिला दे। तो बोल रहा है ये बड़का जो वर्ग है और इसका एरिया पूछ रहा है। अब एक बात समझिएगा अच्छे से, देखिए यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनता है सर। अब देखिए ये रेडियस है, ये भी रेडियस है। जब दोनों सेम हो जाता है, आपको पता है तो आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होता है? ये साइड सेम होता है, तो ये वाला भी एंगल 45 और ये वाला भी एंगल क्या होता है? 45 होता है। मतलब यहाँ पर एंगल 45, यहाँ भी एंगल क्या हो गया? 45। तो ये भी 45, ये भी 45, तो यहाँ पर भी एंगल कितना हो जाएगा? 90 डिग्री का। यहाँ भी एंगल कितना हो जाएगा? 90 का, क्योंकि यहाँ भी क्या होगा? 45। मतलब यहाँ जो अंदर जो बन रहा है वो भी एक क्या बन रहा है? वर्ग बन रहा है। वो भी एक क्या बन रहा है? वर्ग बन रहा है। मतलब इस बड़का वर्ग का एरिया का इस छोटका वर्ग के साथ एरिया। अब देखिए बड़का वर्ग में ये रेडियस है और ये भी रेडियस है, तो बड़का वर्ग का भुजा क्या होगा? r + r मतलब 2r, मतलब 2r का होल स्क्वायर इस 2। अब समझिए ये r है, ये r है, तो ये कितना होगा सर? तो पाइथागोरस ट्रिपलेट। क्या चीज़ सर? पाइथागोरस ट्रिपलेट। तो ये r, तो ये साइड होगा √2r। तो ये छोटका वर्ग का भुजा हो गया √2r, तो उसका एरिया क्या होगा? √2r का होल स्क्वायर। यहाँ तक बात समझ में आया? 2r का होल स्क्वायर मतलब 4r स्क्वायर, √2r का होल स्क्वायर मतलब 2r स्क्वायर। r स्क्वायर से r स्क्वायर कटाइए, 2 इस 4 को काटेगा 2:1 के बारे में, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ये क्वेश्चन किसको किसको समझ में आया? कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट कीजिएगा। बाकी आप वीडियो को रिवाइंड करके भी देख सकते हैं। क्या कंसेप्ट है सर? देखिए ये वाला पोर्शन का हम पार्ट बना रहे हैं, तो यहाँ पर ये रेडियस है, ये भी रेडियस है, लेकिन एक बात पता है, यहाँ पे तो 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो ये क्या होगा? अब देखिए ये 90 बन रहा है, दोनों साइड सेम हो जाता है, तो आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल, आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल में ये दोनों भी क्या हो जाएगा? 45 डिग्री। अब ये है r, ये है r, पाइथागोरस फॉर्मूला क्या कहता है? ये r होगा, ये r होगा, तो ये √2r होगा, क्योंकि r स्क्वायर प्लस r स्क्वायर ये हाइपोटेनस स्क्वायर होता है, तो हाइपोटेनस बराबर √2r, फॉर्मूला निकाल लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसा कोई भी समाज निश्चित रूप से समृद्ध और खुशहाल नहीं हो सकता है जिसके सदस्यों का काफ़ी बड़ा हिस्सा गरीब और दयनीय स्थिति में है। क्या कथन एडम स्मिथ साहब ने दिया था? ऑप्शन नंबर फर्स्ट। निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन पौधे के तने के विकास में मदद करता है? तो जिबरेलिन, ऑप्शन नंबर 4।
नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में एशियाई चीता को किस वर्ष विलुप्त घोषित किया गया था? तो 1952 को, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या प्रत्येक सरकारी संस्थान में एक कर्मचारी संघ होना आवश्यक है? नहीं, या संस्था के सुचारू संचालन को बाधित करता है? देखिए, रेलवे का भी, अगर आप रेलवे का पता होगा तो वहाँ पर भी सरकारी कर्मचारियों का एक संघ होता है जिसका इलेक्शन भी होता है। हाँ, या कर्मचारियों के अधिकारों को सशक्त बनाता है। तो दोनों तर्क सही है, ठीक है। तो तर्क 1 और 2 दोनों पूछते, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के निर्माण के पहले 1946 में जवाहरलाल नेहरू द्वारा एक उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया गया था, ठीक है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। जापान द्वारा भारत के पूर्व विदेश सचिव श्याम सरन को इनमें से कौन सा पुरस्कार प्रदान किया गया था? तो ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन जापान के द्वारा दिया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखिए स्क्वायर रूट अंडर 625 का वैल्यू होता है 25। अब देखिए ये 11 कट गया तो 25/11, यहाँ पे है गुना 14। अब देखिए स्क्वायर रूट अंडर 25 का मतलब 25 गुना स्क्वायर रूट अंडर 1/96 का मतलब होता है ये 14 का स्क्वायर है। ये 14 से 14 कटा, ये 5, अच्छा ये तो 11 कट ही गया तो ये तो बचा ही नहीं है। ये 5 इस 25 को काटेगा 5 बार में, तो मतलब खाली बचेगा 5, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक पूर्णिमा से दूसरी पूर्णिमा के बीच की समयावधि कितनी होती है? तो 29 दिन से थोड़ा सा अधिक, ऑप्शन नंबर 2। इनमें से किसे आधुनिक आनुवांशिकी का जनक कहा जाता है? फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स ग्रेगर मेंडल, जिन्होंने मटर के पौधे पर अपना परीक्षण किया था। राष्ट्रीय जैविक रसायन उद्योग लिमिटेड NOCIL का स्थापना 1961 में हुआ था, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखिए यहाँ पे पूछ रहा है कौन असंगत है। अब देखिए यहाँ 67, 41, 39, 17, तो यहाँ पर अगर आप अच्छे से देखिएगा यहाँ से यहाँ का डिफरेंस अच्छा है, यहाँ से यहाँ का डिफरेंस काफ़ी कम है, और यहाँ से यहाँ का डिफरेंस अच्छा है, तो मतलब अंतर यहीं पर है, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए ये क्वेश्चन, कुछ प्रिंटर लेजर है, समझिए कुछ प्रिंटर क्या है सर? लेजर है। कुछ प्रिंटर इंकजेट भी है, कुछ प्रिंटर इंकजेट है, और कोई भी इंकजेट लेजर नहीं है, कोई भी इंकजेट लेजर नहीं है। समझिए यही पिक्चर बनेगा एग्जैक्ट। कुछ इंकजेट लेजर है, अरे कह रखा है कोई भी नहीं है, तो ये तो बात गलत हो गया। कुछ लेजर इंकजेट है, कुछ लेजर इंकजेट है, नहीं होगा सर। यहाँ कह रखा है कोई भी इंकजेट लेजर नहीं है, तो ये भी बात गलत। कुछ लेजर इंकजेट नहीं है, ये बात सही है सर, कोई भी लेजर इंकजेट नहीं है, तो केवल निष्कर्ष 3 पालन कर रहा है, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, छात्र, छात्रा, मायरा, अमायरा, ये 6 व्यक्ति है। क्या है यहाँ पर? 6 व्यक्ति है जो उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं। 1 2 3 4 5 6। देखिए अमारा मायरा के बाईं ओर दूसरे स्थान पर, सारा तारा के दाईं ओर चौथा स्थान पर। तारा एक सिरा पे बैठा, या तो तारा यहाँ बैठेगी या तो तारा यहाँ बैठेगी। अब कह रखा है ना सारा जो है ना तारा के दाईं ओर है, सारा जो है ना तारा के दाईं ओर मतलब इधर है, तो तारा तो यहाँ बैठेगा नहीं, क्योंकि इसके दाईं ओर बैठाने के लिए हमको उधर जाना पड़ेगा, तो उधर तो होगा नहीं, मतलब तारा यहाँ पर नहीं बैठेगा, तो तारा यहाँ बैठेगा। अब कह रखा है सारा तारा के दाईं ओर चौथा स्थान, चौथा 1 2 3 4, मतलब सारा यहाँ बैठेगी। आगे की कहानी पढ़ते। अब देखिए कियारा अमायरा के बाईं ओर बगल में, मतलब कियारा और अमायरा बगल में, मतलब इसी पोजीशन पे बैठेगा, मतलब यहाँ पर कियारा और अमायरा नहीं बैठेगा, कियारा और अमायरा यहाँ पे बैठेगा, इस एरिया में कियारा और अमायरा बैठेगा। यहाँ पे कह रखा अमायरा मायरा के बाईं ओर दूसरे स्थान पर है। क्या कह रखा? अमायरा जो है ना मायरा के बाईं ओर, तो मायरा को यहाँ बैठा दीजिए, तो मायरा के बाईं ओर दूसरे स्थान पर कौन है? अमायरा। कौन है? अमायरा। और अमायरा के जस्ट बगल में कौन बोल रहा है? कियारा। कौन बोल रहा है? कियारा। तो यही पैटर्न बनेगा। तो एक व्यक्ति कौन बच गई? जारा। एक व्यक्ति कौन बच गई? जारा। कह रखा है कौन सी 2 छात्राएं दोनों सिरों पर बैठी है, तो एक जगह पे तो तारा बैठा और एक जगह पर मायरा बैठा है, तो दोनों सिरा पर तारा और मायरा बैठा है, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन का रखा अभिषेक। अभिषेक जो है ना आशु का भाई है, अभिषेक और आशु भाई है, ठीक है सर। जो जय का बेटा है, मतलब ये जो है ना ये लोग जय का बेटा है, तो ये पिता कहलाएंगे।
स्वाति ज्योति की बेटी है। मालती जो है ना आंसू और ज्योति की माँ है। आंसू और ज्योति, आंसू और ज्योति की माँ कौन है सर? मालती। तो ये दोनों आपस में क्या कहलाए? पति पत्नी। ठीक है। और स्वाति ज्योति की बेटी है, मतलब स्वाति जो है ना वो ज्योति की बेटी है। तो किसका पूछ रहा? अभिषेक का स्वाति के साथ संबंध, अभिषेक का स्वाति के साथ संबंध। तो देखिए ये इसका माँ हुआ और ये इसका भाई हुआ, तो भाई का, तो माँ का भाई का भाई, तो माँ का भाई का भाई एक्चुअली माँ का भाई ही होगा, तो माँ का भाई, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए रेम, तो यहां से देखिए पी से आर गया तो क्यू छोड़कर, लास्ट वाला ऑप्शन पकड़ते हैं। देखिए एम से ओ गया, एन छोड़कर, क्यू से आर छोड़कर एस, मतलब लास्ट में एस, ए से बी गया लगातार, तो पी से लगातार जाएगा क्यू, मतलब लास्ट में एस क्यू एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन अच्छे से समझिएगा। 1 1 2 4 6 36 42। अब समझिए ये 1 का स्क्वायर है, ये 2 का स्क्वायर है, ये 6 का स्क्वायर है, तो अगली बार क्या होगा सर? 42 का स्क्वायर। 42 का स्क्वायर 50 से 8 कम है, तो 50 का स्क्वायर 64, 25 में से 8 कम हो गया तो 1764, मतलब 1764 आएगा, ऑप्शन नंबर 3 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखने से पहले आपको मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि देखिए आरआरबी एएलपी का एग्जामिनेशन अभी हाल फिलहाल में 5 महीना पहले आरआरबी एएलपी का सीबीटी 1 का एग्जामिनेशन 15 शिफ्टों में हुआ था। तो मैंने उस 15 शिफ्टों का कंप्लीट सॉल्यूशन कराया है, ठीक है, जिसमें मैथ, जीके, रीजनिंग के प्रश्न है। आरआरबी जेई का भी एग्जामिनेशन दिसंबर में हुआ था, उसका भी मैंने कंप्लीट प्रश्नों का सॉल्यूशन कराया, मैथ, जीके, रीजनिंग। उसी तरीके से टेक्नीशियन ग्रेड 3 का एग्जामिनेशन हुआ था, टेक्नीशियन ग्रेड 3 का एग्जामिनेशन हुआ था, तो इसके भी मैंने सारे प्रश्नों का सॉल्यूशन कराया, मैथ, जीके, रीजनिंग का। ये सबसे लेटेस्ट पैटर्न पे पूछा गया प्रश्न है। अगर आपको रीजनिंग का क्वेश्चन प्रैक्टिस करना चाहते, मैथ का प्रैक्टिस करना चाहते, जीके जीएस का करना चाहते, तो मैंने ऑलरेडी कराया, जो नहीं देखे वो जाकर देख सकते, सबसे लेटेस्ट पैटर्न में पूछा गया क्वेश्चन है। आरपीएफ एसआई का भी हाल फिलहाल में एग्जामिनेशन हुआ था मार्च में, कांस्टेबल का भी एग्जामिनेशन हुआ था, तो इसके मैंने मैथ के कंप्लीट शिफ्टों का इसका भी मैंने सॉल्यूशन कराया, जो अभी तक नहीं देखे जाकर देख सकते, सबका सेपरेट प्लेलिस्ट बना दिया गया है, इसी चैनल पर आपको देखने को मिल जाएगा। अगर आप लेटेस्ट पैटर्न में क्वेश्चन प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो ये सबसे मेन है, आप लोग इसे अच्छे से कर लीजिए। इससे बाहर क्वेश्चन मैथ एक रीजनिंग में तो बिल्कुल नहीं मिलेगा, रीजनिंग में एक भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं मिलेगा अगर आप इतने सेट का सॉल्यूशन अच्छे से देख लेते हैं। बाकी एनटीपीसी का आज हमारा 72वां सेट का सॉल्यूशन समाप्त हो जाएगा, तो जो अभी तक 71 शिफ्टों का सॉल्यूशन नहीं देखे तो जाकर देख सकते, उसका भी प्लेलिस्ट बना दिया गया। देखिए 15 का मतलब होता है 3 गुना 5, ये 15। अब यही 3 और 5 को जोड़ेंगे तो कितना होगा? 8। तो 25 का मतलब होता है 5 गुना 5 25, यही 5 और 5 को जोड़ेंगे तो होगा 10, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्या प्राथमिक स्तर की शिक्षा मातृभाषा में प्रदान की जानी चाहिए? हाँ, इससे छात्राओं को अवधारणाओं को आसानी से समझने में मदद मिलेगा। देखिए हम लोगों को जो मातृभाषा होती है उसमें किसी भी चीज़ को समझना आसान होता है। कर रखा मातृभाषा में पढ़ाने वाले शिक्षकों को खोजना कठिन है, ये बिल्कुल गलत बात है सर, खाली निष्कर्ष 1 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बी से डी, सी छोड़कर, डी से एफ, ई छोड़कर, तो एफ से जी छोड़कर एच, एच देखिए सब में है। 7 से 11 4 जोड़े, 11 से 15 4 जोड़े, तो 15 में 4 जोड़ेंगे तो 19, एच के बाद 19। ई से जी गए, एफ छोड़कर, जी से आई गए, जी एच छोड़कर, आई से जे छोड़कर के, तो एच 19 के, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक परिवार में 6 व्यक्ति है, इनमें से एक अध्यापक है, एक व्यवसायी है और एक लेखाकार है। मतलब 3 व्यक्ति का ऑक्यूपेशन बता रखा, अध्यापक, व्यवसायी, लेखाकार। बी और डी अविवाहित पुरुष है, मतलब बी और डी के बारे में कह रखा है, ये बेरोजगार है, अविवाहित भी है और बेरोजगार भी है। कोई भी महिला व्यवसायी, कोई भी महिला जो है ना, ना तो व्यवसायी है ना तो लेखाकार है। परिवार में एकमात्र बच्चा ए, तो ये भी कुछ नहीं काम कर रहा है, ये भी नहीं कर रहा है, ये भी नहीं कर रहा है, ठीक है सर। तो ए बी डी कुछ नहीं कर रहा है, जो भी काम कर रहा होगा ए बी डी कुछ नहीं कर रहा है, जो भी कर रहा होगा वो सी ई एफ कर रहा होगा, सी ई एफ कर रहा होगा। अब यहाँ कह रखा है सी जो है ना वो ई की पत्नी है, सी जो है ना वो ई की पत्नी है।
अब देखिए कर रखा है कोई भी महिला व्यवसायी और लेखागार नहीं है, तो पूछ रहा अध्यापक कौन होगा, तो अध्यापक सी होगा, क्योंकि ई और एफ जो होगा ना वो आपका व्यवसायी और लेखागार है, तो सी को अध्यापिका होना पड़ेगा, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 12 से 15 3 जोड़े, 15 से 21 6 जोड़े, 21 से 30 9 जोड़े, 30 से 42 12 जोड़े, 42 से 57 15 जोड़े, तो अगली बार कितना जोड़ेंगे 18, तो 57 + 18 8 7 15, 5 और 1 6 और 1 7 मतलब 75, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ये भी आसान सा प्रश्न है, कोई हार्ड सा प्रश्न है नहीं। ओ ए की माँ है, बी सी और ई की माँ है। हाँ देखिए बी जो है ना सी और ई की माँ है बी, सी और डी भाई है, सी और डी भाई है, मतलब ये दोनों भाई है। बी जो है ना सी और ई की माँ है, ये तो माँ हो गई तीनों की। सी और डी भाई है और ए का पुत्र है, सी और डी भाई है और ए का पुत्र है, मतलब ए क्या हो गया पति हो गया और इस सबका पिता हो गया। ठीक है सर, हाँ या ना। जी जो है ना ई की पुत्री है, ई की पुत्री कौन है जी, जी जो है ना पुत्री है ई की, और एफ की फुफेरी बहन है, एफ की फुफेरी बहन है, एफ डी का पुत्र है, एफ डी का बेटा है, तो बी का एफ से संबंध, बी का एफ से संबंध अब समझिएगा अच्छे से। ये इसका पिता है और ये इनकी माता है, तो पिता की माँ ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन सर 4 शब्द दिए गए, असंगत बताना है। विद्यार्थी, प्रधानाचार्य, दीन, निदेशक, ये स्कूल का एक क्या होता है एक पोस्ट होता है। विद्यार्थी स्कूल में पढ़ने जाते हैं, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही असंगत हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए लेखक लोग कलम का प्रयोग करते हैं और शल्य चिकित्सक लोग नस्तर का प्रयोग करते हैं, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखिए ये आखिरी क्वेश्चन करने से पहले मैं फिर से आपको याद दिलाना चाहूँगा कि जो अभी एएलपी का जो सबसे लेटेस्ट पैटर्न में क्वेश्चन पूछा गया है, टेक्नीशियन ग्रेड 3 का सबसे लेटेस्ट पैटर्न में क्वेश्चन पूछा गया, और आरआरबी जेई का जो लेटेस्ट पैटर्न में क्वेश्चन पूछा गया उसका मैंने कंप्लीट पेपर का सॉल्यूशन कराया, चाहे वो मैथ के हो, जीके के हो, रीजनिंग के हो, सारे पेपर का मैंने सॉल्यूशन कराया। अगर आप इसे देखना चाहते हैं तो सबका सेपरेट प्लेलिस्ट बना दिया गया। ये सारा एग्जामिनेशन दिसंबर 2024 में हुआ था, दिसंबर 2024 में हुआ था, नवंबर में एएलपी का हुआ था और ये सबका दिसंबर 2024 में हुआ था। उसी के लगभग में आरपीएफ, एसआई और कांस्टेबल का भी एग्जामिनेशन हुआ था, जिसके मैंने मैथ के कंप्लीट प्रश्नों का सॉल्यूशन कराया है, तो उसका भी सेपरेट प्लेलिस्ट बना दिया गया। जो नहीं देखे वो जाकर देख सकते हैं। ठंडे का रेफ्रिजरेटर, मतलब रेफ्रिजरेटर में कोई भी चीज़ को ठंडा किया जाता है तो गर्म कहाँ किया जाता है, तो ओवन में, ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। ये पेपर थोड़ा सा मॉडरेट टू हार्ड लेवल का पेपर था बाकी सारे शिफ्टों में, तो इसे आप अच्छे से देखिएगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।